आगे। हाँ, आ गए दुष्टो, आ गए। चलिए शुरू करते हैं। ठंड में क्यों आ जाते हो पढ़ने? ये तो है ना कि घर पे चुपचाप पड़े रहे। चलिए, हे भगवान, आज हम एलिगेशन की तीसरी और आखिरी शीट करेंगे। चलो, किसमिस खाएंगे? 1 रुपए की एक है। हाँ हाँ हाँ। करिए भाई। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कल आपको एलिगेशन से, बताएं, करके बताइए जी। मैंने बोला था इस सवाल को करने का एक तरीका और है, शिफ्टिंग से। जल्दी कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। शिफ्टिंग से सुनो, सवाल पढ़ेंगे। एक आदमी दो भागों में 615 किलोमीटर 12 घंटे में तय करता है। एक आदमी 615 किलोमीटर तय करता है 12 घंटे में। यात्रा के पहले भाग में वो बस से जाता है 40 की स्पीड से। यात्रा के दूसरे भाग में वो ट्रेन से जाता है 55 की स्पीड से। पूछा है बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई। बस से गया 40 की स्पीड से, ट्रेन से गया 55 की स्पीड से। 55 को ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 15। 55 को आप ऐसे लिख सकते हो 40 प्लस 15। सोचो जरा भाई, बस से भी 40 की स्पीड से गया है, ट्रेन से भी 40 की स्पीड से गया है, तो 40 की स्पीड से तो चल ही रहा है ना। बस से भी 40 की स्पीड से गया ट्रेन से भी 40 की स्पीड से गया, तो 40 की स्पीड से तो चल ही रहा है। तो 12 घंटे में 40 की स्पीड से कितना ट्रेवल करेगा? 480 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 12 घंटे में 40 की स्पीड से कितना ट्रेवल करेगा? 480 किलोमीटर। लेकिन सवाल के अनुसार उसने ट्रेवल कितना किया है? 615 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो कितना एक्स्ट्रा गया? 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया। ये एक्स्ट्रा क्यों गया है भाई? बस से भी 40 की स्पीड से गया है, ट्रेन से भी 40 की स्पीड से गया है, तो 12 घंटे में 40 की स्पीड से जाना चाहिए 480 किलोमीटर। जबकि सवाल के अनुसार आदमी ने ट्रेवल कितना किया? 615 किलोमीटर। कितना? 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा। 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आप कहोगे सर, आदमी हर घंटे ट्रेन से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है। आदमी की जो स्पीड है वो हर घंटे 15 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा है ट्रेन से। वो एक घंटे में ट्रेन से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करता है। तो 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसे ट्रेन से कितने घंटे चलना पड़ेगा? 9 घंटे। यानी कि आदमी ने ट्रेन से 9 घंटे ट्रेवल किया है, 9 घंटे। तो आदमी ने बस से फिर कितना ट्रेवल किया होगा? 3 घंटे, क्योंकि टोटल आदमी ने 12 घंटे तक यात्रा की है। 9 और 3 12। 40 की स्पीड से बस से 3 घंटे में कितना जाएगा? 120 किलोमीटर। और यही सवाल का आंसर था, बस की स्पीड 40 है, 3 घंटे में कितना जाएगा? 120। ये हो गया शिफ्टिंग वाला तरीका। बहुत ही अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं हुआ, खुद से ट्राई करेगा। नहीं हो पाया आपसे तो मेरे दोस्तों, एवरेज स्पीड के बेसिक कंसेप्ट से कर लो। 2 बार एलिगेशन लगाना है उसमें। आगे लास्ट क्वेश्चन है एलिगेशन की शीट नंबर 2 का। फिर हम मेरे प्यारे भाई तीसरी और आखिरी शीट सॉल्व करेंगे। बताएं, बहुत अच्छा सवाल है ये, बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंकिंग के पेपर का। बताएं, एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा और एक निश्चित दूरी तय की। ठीक है, इससे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर दूरी कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 660 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा। संपूर्ण उड़ान की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है,
तो आपसे पूछा है तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। गजब का सवाल है, इससे गजब का सवाल बन नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरा। एक हवाई जहाज जो है 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा। कितने की स्पीड से? 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा कुछ समय के लिए। 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने एक निश्चित दूरी तय की। इससे अब तक तय की गई दूरी से 700 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है। ध्यान सुनेगा, हवाई जहाज अब तक जितनी दूरी, देखो हवाई जहाज, यार सवाल पढ़ो यार, पता नहीं मुझसे पढ़वाते हो सवाल, खुद भी पढ़ लिया करो कभी क्वेश्चन का मतलब भी समझ लिया करो खुद। एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा और उसने निश्चित दूरी तय की। 440 की स्पीड से हवाई जहाज ने जितनी दूरी तय करी है उससे 770 किलोमीटर कम, 770 किलोमीटर कम दूरी हवाई जहाज को अभी और तय करनी है। ठीक है भाई, सवाल समझ में आ गया? इससे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है। हवाई जहाज अब तक जितनी डिस्टेंस उड़ चुका है उससे 770 किलोमीटर कम दूरी हवाई जहाज को और तय करनी है। लेकिन अब हवाई जहाज उड़ता है 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हवाई जहाज 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, है ना। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। मैंने बताया है एवरेज स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का। भाई कुछ दूरी वो चला 440 की स्पीड से, कुछ दूरी वो चला 660 की स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। एलिगेशन लगाएंगे, 660 में से 500 घटाएंगे 160, 500 में से 440 घटाएंगे मेरे दोस्तों 60। ये समय का अनुपात आ गया मेरे दोस्तों। क्या आ गया भाई? ये 20 से चला जाएगा, 20 अट्ठे 160 और ये 20 तिया 60। समय का अनुपात आएगा, टाइम का अनुपात। यानी कि 440 किलोमीटर पर आवर और 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने यात्रा की है उसमें लगने वाले समय का अनुपात 8:3 है। लगने वाले समय का अनुपात 8:3 है। आप कहोगे लेकिन सवाल में आपसे कुल दूरी पूछी है बच्चे, कुल दूरी आपसे पूछी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए। आपको दिया क्या? आपको ये दिया है कि 440 की स्पीड से जितनी दूरी तय कर चुका है उससे 770 किलोमीटर कम दूरी और करनी है तय 660 की स्पीड से। टाइम का रेशियो 8:3 है। मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 8t और 3t। भाई 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8t टाइम तक उड़ा, 660 की स्पीड से 3t टाइम तक उड़ा। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे दोस्तों? टोटल कितने समय तक यात्रा की है उसने? 8t प्लस 3t 11t। अगर मुझे टोटल यात्रा का समय पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर सॉल्व हो जाएगा अगर टोटल यात्रा का समय पता लग जाए। देखो 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8t समय में कितना ट्रेवल करेगा? अभी डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। 440 की स्पीड से 8t समय में इतना ट्रेवल करेगा। 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3t घंटे में इतना ट्रेवल करेगा। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितनी दूरी तय करी है अभी उससे 770 किलोमीटर दूरी और तय करनी है 660 की स्पीड से। यानी कि इन दोनों दूरियों का अंतर ही कितना है मेरे दोस्तों? इन दोनों दूरियों का अंतर ही 770 किलोमीटर के बराबर है। ये दिया है, यहां से सॉल्व करके टी का मान निकाल लेंगे। किससे चलाएगा? 110 से जाएगा 4 बार, ये 110 से जाएगा 6 बार, ये जाएगा जी 7 बार। ये आएगा 32t माइनस 18, 32 माइनस 18 14t, 14t बराबर 7। तो टी का मान आ गया 7/14 यानी कि आधा। टी का मान आधा आ गया। अगर टी का मान आधा आ गया तो 11t हो गया, 11 गुणा आधा 5.5 घंटे। 11t कितना हो गया? 5.5 घंटे। ठीक, टी का मान अगर हाफ है तो 11t कितना होगा? 11 गुणा 1/2 5.5 घंटे हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सवाल सॉल्व। आपसे पूछे तय की गई कुल दूरी बताओ। आप मुझे बताओ
पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा कवर करने में आपको टोटल 5.5 घंटे का समय लगा पूरी यात्रा कवर करने में। तो दूरी कितनी है? दूरी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, दूरी कितनी है? दूरी होता है स्पीड गुणा टाइम। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में 5.5 घंटे का समय लगा, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 500 गुणा 5.5, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2750। 2750 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा चलेगी दूरी है, और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। गजब का सवाल था ये अनीश जी, बेटा यही बेसिक है, यही सवाल का बेसिक, और आप पेपर में ऐसे ही करोगे और कुछ नहीं है इसके अलावा। स्पीड किलोमीटर पर आवर पे एलिगेशन लगाए तो टाइम का अनुपात आ जाएगा। अजय, अजय जी बेसिक पढ़ के आओ, हर किसी के बस की सवाल करना नहीं है। ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एसबीआई पीओ का, और एसबीआई पीओ के सवाल का लेवल बहुत ही खतरनाक होता है। आप अगर छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सवाल को स्किप कर दीजिए, आपके बस के बाहर की चीज है। ठीक है जी, चलिए। सवाल में दो, इस क्वेश्चन में दो सवाल मिक्स हैं। पहले आपको एलिगेशन लगा के टाइम का रेशियो निकालना है, फिर आपको टाइम निकालना है, फिर आपको दूरी निकालनी है। तो तीन तीन चीजें मिक्स है मेरे प्यारे भाई। सवाल इजी है, लेकिन इसमें 3 सवाल मिला दिया गया है। जब 3 सवालों को मिला देगा तो कठिन क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है मेरे प्यारे भाई। अब एलिगेशन की तीसरी और आखिरी शीट आपके सामने है। अब एलिगेशन की तीसरी और बच्चों आखिरी शीट आप लोगों के सामने है, और इसमें ज्यादातर मिसलेनियस सवाल है, ज्यादातर इसमें मिक्स क्वेश्चन है। तीसरी और आखिरी शीट फिक्स टाइप के सवाल में ज्यादातर आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहां पे मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स वैरायटी के सवाल है। चलिए शुरू करते हैं, बताओ। तीसरी शीट किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस ये सवाल है मेरे प्यार भी। सीजीएल 2023 के पेपर का क्वेश्चन करके बताएं। रिनी हैज मिक्स्ड 2 कलर C1 एंड C2 इन द रेशियो 2:3। रिनी ने 2 कलर मिलाए C1 C2 2:3 का अनुपात में। कलर C1 का रेट 500 रुपए पर यूनिट है। वो मिक्सचर को बेचती है, दोनों कलर के मिक्सचर को बेचते हैं 650 रुपए पर यूनिट पे, एट ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन प्राइस पे। तो आपसे पूछा है सेकंड कलर का प्राइस क्या होगा, सेकंड कलर की प्रति यूनिट दर क्या होगी। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। छाप के देखिए, रिनी बिचारी 2 कलर मिलाती है, 2 कलर C1 और C2, 2:3 के अनुपात में रिनी 2 कलर मिलाती है, 2:3 के अनुपात में C1 और C2। कलर C1 का जो प्राइस है वो 500 रुपए पर यूनिट है। कलर C1 का दाम 500 रुपए पर यूनिट है। आपसे पूछा है कलर C2 का दाम कितने रुपए यूनिट होगा अगर वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपए पर यूनिट पर बेचती है ब्रेक इवन कीमत पर। ब्रेक इवन का क्या मतलब है? ब्रेक इवन का मतलब है ना लाभ ना हानि, यानी कि रिनी ने दोनों टाइप के कलर को मिलाया, और मिलाने के बाद एक मिक्सचर बन गया, मिश्रण को बेचा, और मिश्रण को बेचने से रिनी को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी कि रिनी ने जो है मिश्रण को उसके क्रिय मूल्य पर ही बेचा है। जैसे ये पेन मैं 5 रुपए का खरीद के लाऊं और मैं 5 रुपए में बेच दूं, तो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, मुझे कोई नुकसान हुआ नहीं। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन केस। ब्रेक इवन का मतलब ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जितना आपका कॉस्ट प्राइस है आपने उतने रुपए में ही सामान बेच दिया। सबसे पहले ये बात आपको यहां से समझनी थी। रिनी ने अगर 2 टाइप के कलर को मिलाया है और 650 रुपए पर केजी में बेचा है, और रिनी को कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब मेरे दोस्त ये जो 650 रुपए है ये मिश्रण का क्रिय मूल्य होगा, है ना। 650 रुपए सीपी होगा, 650 रुपए में बेचोगे तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। यानी कि मिश्रण का जो क्रिय मूल्य है वो 650 रुपए पर यूनिट है। C1 और C2 कलर को मिला है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है 650 रुपए पर यूनिट। यहां एलिगेशन भी लग सकता है, यहां डेविएशन भी लग सकता है।
बताओ, 500 में से 650 घटाएंगे कितना आएगा? 150। 3 की वैल्यू 150 है, 50 गुना। 2 की वैल्यू भी 50 गुना हो जाएगी 100। आप बोलोगे हाँ जी सर 100। एक बात बताओ, ये मीन वैल्यू से छोटा है, 650 से छोटा है 500, तो या मीन वैल्यू से बड़ा आएगा, 650 से बड़ा आएगा 100। कितना बड़ा? 100। 650 में 100 जोड़ देंगे 750। तो कलर C2 का जो प्राइस होगा वो 750 रुपए पर यूनिट होगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने एलिगेशन से आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन बताएं जी। सवाल है आपके सामने सीजीएल 2023 प्री का, ठीक है ना, मिसलेनियस सवाल है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये फेमस टाइप नहीं है, कभी कभार ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। ड्यूरिंग ए स्कूल एक्सकर्जन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वॉज चार्ज 325 रुपए एंड ईच स्टूडेंट ऑफ सीनियर स्कूल वॉज चार्ज 400 रुपए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक स्कूल में कुछ बच्चे घूमने के लिए गए। जूनियर स्कूल के जूनियर स्कूल के हर बच्चे से 325 रुपए चार्ज किया जाएगा, है ना। स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के हर बच्चे से 325 रुपए चार्ज किया जाएगा, जबकि सीनियर स्कूल के हर बच्चे से, सीनियर स्कूल के जो बच्चे उनसे 400 रुपए पर बच्चा लिया जाएगा। 400 रुपए पर बच्चा। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, जूनियर स्कूल के कितने छात्र हैं? जूनियर स्कूल के टोटल 80 छात्र हैं और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 है। यानी कि सभी छात्रों का जूनियर स्कूल प्लस सीनियर स्कूल का जो मिलाकर मेरे दोस्तों जो अमाउंट चार्ज किया गया है, एवरेज अमाउंट, वो 352 रुपए पर स्टूडेंट चार्ज किया गया है, सभी स्टूडेंट्स का कंबाइंड एवरेज। तो आपसे पूछा है सीनियर स्कूल के कितने बच्चे छुट्टी के लिए गए थे। ये चार्ज पर स्टूडेंट दिया गया है, चार्ज पर स्टूडेंट, फीस पर स्टूडेंट। एलिगेशन लगाने पर बेस वैल्यू स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आ जाएगा। 400 में से 352 घटाएंगे 48 और 352 में से 325 घटाएंगे 27। किससे चला गया ये 3 से चला जाएगा 16 बार, ये 3 से चला जाएगा 9 बार। ये जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया, जूनियर और सीनियर स्कूल में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया। पर जूनियर स्कूल में कितने बच्चे? 80। जूनियर स्कूल में 80 बच्चे हैं, बताओ कितने गुना? 5 गुना, 16 पंजे 80। तो सीनियर स्कूल में कितने बच्चे हैं? सीनियर स्कूल में मेरे दोस्तों 5 गुना 9 पंजे 45 बच्चे हैं। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा, सीनियर स्कूल में बच्चे हैं 45। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल करवा रहा हूं। अगला टाइप जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस पर 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा करके बताओ। बच्चा कह रहा सर कैन वी सॉल्व इट बाई डेविएशन? नहीं केशव जी, डेविएशन हम तभी लगा सकते हैं जब हमको बेस वैल्यू का अनुपात पता हो। यहां बेस वैल्यू का अनुपात नहीं पता, अनुपात निकालना, इसलिए यहां एलिगेशन ही लगेगा। यस कप्तान। सुमित ने 14 तक कर लिए, वेरी गुड वेरी गुड सुमित। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 बनाए बच्चे।
जी हाँ, सीजल का है भाई रिंकू जी। बहुत अच्छा सवाल है, सुनेगा। एक आदमी 7 ऊंट और 6 खच्चर 12,250 रुपए में खरीदता है। वह ऊंटों को 17% के लाभ पर और खच्चरों को 16% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ 2,030 रुपए है। उसने एक खच्चर की क्या कीमत चुकाई है? एक खच्चर की कीमत कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ये काफी ही अच्छा सवाल है, सुनेगा। एक आदमी ने 7 कैमल और 6 म्यूल खरीदे, म्यूल्स, खच्चर। एक आदमी ने 7 ऊंट और 6 खच्चर खरीदे। कितने में खरीदे हैं? 12,250 रुपए में खरीदे हैं। देखिए, अगर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं तो क्रिय मूल्य का अनुपात आता है। वह ऊंटों को बेचता है 17% के लाभ पर, ऊंटों को 17% के प्रॉफिट पर बेचता है। खच्चरों को बेचता है 16% के लाभ पर। उसे कुल लाभ कितना हुआ? उससे कुल लाभ 2,030 रुपए का हुआ। सभी ऊंटों और खच्चरों पे मिलाकर, 7 ऊंट और 6 खच्चरों पे मिलाकर उसे 2,030 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ कुल लाभ परसेंटेज में कितना हुआ? उसने 7 ऊंट और 6 खच्चर टोटल कितने में खरीदे थे? उसने टोटल खरीदे थे 12,250 रुपए में। 12,250 रुपए के सामान पर उसे 2,030 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज में कितना लाभ हुआ मेरे प्यारे बच्चे? इंटू 100%। यही आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये वाली काट लेते, एक जीरो से एक जीरो। फिर ये 25 से चला जाएगा जी, 25 चौका 100, और ये 25 से 25 चौका 100, और 22 25 निम्मा 225, 49 बार। ठीक है भाई। और तो कुछ कटेगा नहीं, यही रहेगा। और तो कुछ कटेगा नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। 7 से कट जाएगा भाई। 7 दूनी 14, 6 7 नाम 63, 7 सत्ते 49। तो ये आ गया 29 चौका 116, 116/7% का ओवरऑल लाभ हुआ। सभी ऊंटों और खच्चर पे मिलाकर कितना लाभ हुआ मेरे दोस्तों? 116/7% का। एलिगेशन लगाने पर क्रिय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ऊंटों की और खच्चरों की कीमतों का अनुपात आ जाएगा। यहां बटे 7 आ रहा है, पूरे डाटा को 7 से गुणा कर दो। 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 17 सत्ते 119 हो जाएगा। अब ये 7 हट जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। या 7 से गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। आप बोलोगे हर सर 112? यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात क्लियर है। अब एलिगेशन लगाना आसान है, कैलकुलेशन कम होगी। 116 में से 112 घटाऊंगा 4, 119 में से मेरे दोस्तों में 116 घटाऊंगा 3। ये अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया मेरे प्यारे बच्चों? वाई दिस अनुपात कमिंग? ये 7 खच्चरों का और 7 ऊंटों का और 6 खच्चरों का, 6 म्यूल्स का कीमतों का अनुपात आ गया 4:3। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टोटल कीमत क्या है? 7 ऊंटों की और 6 खच्चरों की टोटल कीमत क्या है? 4 + 3 7। जबकि सवाल के अनुसार टोटल कीमत है 12,250 रुपए। 7 की वैल्यू 12,250 है। आप मुझे बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7 बचा 5 2 7 7 49, 3 7 पंजे 25, 1750 गुना। तो 7 ऊंटों की कीमत क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू भी आएगी 4 का 1750 गुना। 4 गुना 1750 आएगा 7,000 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1750 है तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 की 1750 में गुणा करेंगे 6800 + 200, 7,000 रुपए। यानी कि 7 ऊंटों की कीमत 7,000 रुपए। ठीक है ना? अच्छा, आपसे ऊंटों का नहीं पूछा, आपसे खच्चर का पूछा है। सॉरी, आपसे तो खच्चर का पूछा है। 7 यूनिट की वैल्यू 12,250 है तो 1 की वैल्यू 1750। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट की वैल्यू है 3 गुणा 1750 रुपए। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, 3 यूनिट की। ये 6 खच्चरों की कीमत आ गई। खच्चरों की निकालनी है ना, ये 6 खच्चरों की कीमत आ गई 3 गुणा 1750 रुपए। पूछा एक खच्चर की क्या कीमत चुकाई? अगर 3 खच्चरों की कीमत यह है तो एक खच्चर की कीमत क्या होगी बेटा? 6 से भाग दे दो।
6 खच्चरों की कीमत ये, एक की क्या होगी 6 से भाग, 3 दूनी 6, 1750 को 2 से भाग देंगे तो 875 रुपए सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 875, बिल्कुल बेसिक सवाल। थैंक यू प्रद्युमन जी, थैंक यू। बहुत बेसिक सवाल है, एलिगेशन से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए एक और प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, आपको करना पड़ेगा भैया। कैलकुलेटिव सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, बनाएं। केवल ने कुल 14,220 रुपए में 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी। केवल ने 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा। केवल ने 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी हैं, कुल 14,220 रुपए में, ठीक है। उसने टेबल्स को 15% के लाभ पर बेचा, उसने टेबल्स को 15% के लाभ पर बेचा, टेबल्स को। कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। देखो लाभ है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। चेयर्स को उसने 10% की, कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ 378 रुपए, पूरे लेन देन में, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट 378 रुपए। तो आपसे पूछा 2 मेजों के क्रिय मूल्य और 3 टेबल के क्रिय मूल्य का बीच का अंतर क्या है, 2 टेबल के सीपी और 3 टेबल के सीपी का रेशियो क्या है। हम कई बार पढ़ा चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा क्रिय मूल्य का अनुपात आएगा। एक बार बताओ, टेबल को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, चेयर को बेचा 10% के लॉस पर, टोटल सारे सामान पे मिलाकर कितना लाभ हुआ भाई। कुल सामान 14,220 रुपए का खरीदा था, 14,220 रुपए के सामान पर 378 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 378 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 378 का परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो ओवरऑल मेरे प्यारे भाई इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, ओवरऑल इतने परसेंट का लाभ हुआ है। बताओ कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ये 0 से 0 चला जाएगा। और देखिए 3 7, ये 9 से कट रहा है, 2 2 4, 4 8 की भी 9 से कट रहा है, तो 9 से कट जाएगा भैया, 9 से। 18 से भी कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 कब 18, ठीक है भाई। 18 सत्ते 126, बचेगा 16, 18 निम्मा 162, 79। 1440 होता 80 बार जाता है, 18 कम है 79 बार जाएगा, तो 210/79 ये आ गया बेटे, 210/79%। यानी कि पूरे लेन देन में इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, पूरे लेन देन में 210/79% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूरे डाटा को 79 से गुणा कर दो, पूरे एलिगेशन को 79 से गुणा कर दो। 79 से गुणा कर देंगे 210 रह जाएगा, 79 से गुणा करेंगे तो माइनस का 790 हो जाएगा, माइनस का 790। यह 79 से गुणा करेंगे 15 में तो क्या आ जाएगा बेटा, 70, अगर 15 की 80 में गुणा करेंगे 1200, 1200 से 15 कम आएगा 1185, 79 की 15 में गुणा करेंगे तो 1185 आएगा मेरे दोस्तों। आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। एलिगेशन लगाओ मेरे दोस्तों, क्रिय मूल्य का अनुपात आएगा, 210 में से 790 घटाओ, 210 में से 790 घटाएंगे कितना आएगा, जुड़ जाएगा, प्लस में से माइनस घटाएंगे, 200 700 900 10 90 100 1000 1000। 1185 में से 210 घटाएंगे क्या आएगा मेरे दोस्तों, यह आएगा 975, 975। 1185 में से 210 घटाएंगे 975, ये रेशियो आ गया। ये 5 टेबल का और 13 चेयर के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया, 5 टेबल का और 13 चेयर के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया। किससे जा रहा है, 25 से जा रहा है, इट इज कटिंग बाई 25। 25 से 1040 बार कट जाएगा और 25 से 975 39 बार कट जाएगा, 1000 माइनस 25 है ना, तो 39 बार कटेगा 25 से 39। यानी कि 5 टेबल और 13 चेयर के सीपी का अनुपात 40/39 है।
5 टेबल और 13 चेयर के क्रिय मूल्य का अनुपात 40:39 है। सवाल में आपसे पूछा है 2 टेबल और 3 चेयर के सीपी का अंतर। ऐसा नहीं कि मुझे टेबल और चेयर का सीपी अलग अलग निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहां से एक टेबल का और एक चेयर का दाम निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप मुझे बताओ, 5 टेबल अगर 40 की हैं, 5 टेबल 40 की हैं, तो एक टेबल कितने रुपए की? 8 रुपए की। अगर 5 टेबल 40 की हैं तो एक टेबल कितने की? 8 की। 5 अट्टे 40। अगर 13 चेयर 39 यूनिट की हैं, 13 चेयर 39 यूनिट की हैं, तो एक चेयर की कीमत कितनी है? 3 यूनिट। अगर 13 चेयर 39 की हैं तो एक चेयर कितने की है? 3 यूनिट की। आपसे क्या पूछा है बेटे? आपसे पूछा है 2 टेबल। 2 टेबल कितने की हो जाएंगी? 2 अट्ठे 16 यूनिट की। 3 चेयर, 3 चेयर कितने की हो जाएंगी? 3 तिया 9 यूनिट की। इनका डिफरेंस आपको बताना है। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 16 और 9 का डिफरेंस 7। आपको 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 7 यूनिट की वैल्यू तो 7 का मल्टीपल आएगी। ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से कटता है 18 बार। ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है पहला जो 7 से कटता है, यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर गजब सवाल, ऑस्कर गोज टू यू। अगर पूरा सॉल्व करना है तो 5 टेबल और 13 चेयर का जो सीपी है, 5 टेबल 40 की है, 13 चेयर 39 की हैं, तो 40 प्लस 39 टोटल समान हो गया 79 का। 40 प्लस 39 टोटल समान हो गया 79 का। जबकि टोटल समान है कितने का? 14,220 रुपए की 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी थी। बताओ कितने गुना है बेटे? तो आप कहोगे सर जी सर जी सर जी 79 एकम 79, बचेगा 42 और 21 63, 632। और 632 जाएगा मेरे दोस्तों 8 बार, 180 गुना। तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो सर 7 यूनिट की वैल्यू भी 180 गुना कर दीजिए। 7 का 180 गुना आ जाएगा 18 7 126, 1260 रुपए। इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कैलकुलेटिव सवाल था ये। $210 कैसे आया बेटा? कैलकुलेशन करके आया है। 14,220 रुपए के सामान पर 378 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में इंटू 100%। कैलकुलेशन करी थी मैंने, आपने देखा नहीं क्या? ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए मैंने इस पे 2 सवाल बताए। एक आसान वाला, अभी देखो ये आसान वाला इजी डाटा का, और एक थोड़ा कैलकुलेशन कैलकुलेटिव सवाल, दोनों हो गया। जिसके अब भी ना समझ में आए वो बाढ़ में चला जाओ, क्योंकि अब वो जिंदगी में सीखने का उसके मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, चले। इंपॉर्टेंट टाइप है तो 2 2 3 3 सवाल कराऊंगा, नहीं है तो 16 कैसे आया? कहां 16 आया है? अब कौन सा 16 खच्चर? गलत कर रहे हो जॉन। बेटा सवाल में जो चीज पूछे वो पूछे 2 टेबल के क्रिय मूल्य और 3 कुर्सियों के क्रिय मूल्य का अंतर। एक टेबल 8 की है तो 2 टेबल 2 अट्ठे 16 की होगी कि नहीं? एलिगेशन लगाया बेटे अपूर्वा, एलिगेशन 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 नहीं लगा सकती। अरे भाई जब मैं समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप तो सुनते क्यों नहीं हो? कहां मर जाते हो? अरे एलिगेशन लगाएगा खच्चर, ये 1000 आएगा 975 आएगा। 1000 और 975 को 25 से काट लिया, 40:39 हो गया। इसमें कैसा डाउट है? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। हाँ अधीर, आपका कमेंट देख रहा हूं अधीर जी। चलिए, बढ़िया सवाल था, मजा आया होगा करके। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, अगला टाइप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बताने लायक सवाल नहीं, आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए।
क्या आपने सवाल किया? एक एग्जाम में 80 प्रश्न है, जिसमें अनीता ने पहले 55 सवाल में से 60% सही किए। पूरी परीक्षा में 70% लाने के लिए बाकी प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एग्जाम में। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो, इच्छा आपकी है। एक एग्जाम में 80 सवाल हैं, 80 में से अनीता ने पहले 55 सवालों में से अनीता ने 60% के सही जवाब दिए। तो बचे कितने क्वेश्चन? 80 में से 55 घटाइए, 25 क्वेश्चन बचे। बोला इन 25 क्वेश्चंस में से कितने परसेंट सही करने चाहिए जिससे कि पूरी परीक्षा में अनीता के 70% नंबर आए, पूरी परीक्षा में 70% नंबर आए। डेविएशन का सवाल है कि नहीं? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डेविएशन। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, एलिगेशन भी लग सकता है। जिस दिन आप डेविएशन और एलिगेशन का मजाक बनाना सीख गए, नौकरी उस दिन लगेगी, वरना तो आप तड़पती आत्मा ही हो, कभी ये कर ले कभी वो कर ले। इसको एक खेल की तरह समझना, मजाक की तरह, और आप खुद ही इसमें कंफ्यूज हो तो बर्बाद हो फिर आप। बेस वैल्यू का अनुपात है, 5 से चला जाएगा 11 बार, ये 5 से चला जाएगा 5 बार। ठीक है, अगर ओवरऑल 70% मार्क्स लाने तो यहां भी 70 होना चाहिए था, यहां भी 70 होना चाहिए था, ऐसा ही था भैया। अगर ओवरऑल 70% स्कोर करना है तो यहां भी 70 होना चाहिए था बेटे, यहां भी 70 होना चाहिए था, यहां भी 70 होना चाहिए था, ओवरऑल भी 70 होता, लेकिन ये 60 है। 70 से 60 कितना कम है? 10% कम है। तो 11 क्वेश्चंस में से 10% कम है, तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देते, कितने सवालों में? 5 सवालों में बटे 5, तो 5 दूनी 10, तो 70 में 22 जोड़ेंगे 92%। तो बचे सवालों में 92% ठीक करना चाहिए, और बी ऑप्शन आंसर है। बहुत बेसिक और मामूली सा सवाल है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी सवाल हो सकता है, बनाओ। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। एक साल में पुरुष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, महिला में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या का मतलब है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल में मिलाकर 9% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा कस्बे में बढ़ी हुई महिला आबादी ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। एक कस्बे की कुल जनसंख्या 9000 है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है। बोला है एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ी, जबकि कुल जनसंख्या मेल प्लस फीमेल मिलाकर 9% की वृद्धि हुई। तो आप मुझे बताइएगा कि मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है? 9 - 8 1, 10 - 9 1, यानी कि मेल और फीमेल बराबर है, 1:1 बराबर है। अगर टोटल 9000 लोग हैं तो आदमी और औरत बराबर बराबर हैं। अभी 9000 का आधा कितना होता है? 4500। 4500 आदमी हैं, 4500 ही औरतें। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जोश जोश में 4500 लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ये क्या है? ये इनिशियल वैल्यू है, ये जनसंख्या की पुरानी वैल्यू। आपसे पूछा है फीमेल पॉपुलेशन की इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आपको बतानी है, कस्बे में बढ़ी हुई महिला आबादी बतानी है, द इंक्रीज फीमेल पॉपुलेशन इन द टाउन। 4500 तो पहले थी औरतों की जनसंख्या, औरतों की जनसंख्या बढ़ी कितनी? 8%। 4500 की 8% बढ़ गई। 4500 का 8% क्या होता है? 320 और 40, 360। 4500 में 360 जोड़ेंगे, 4860 बढ़ी हुई आबादी है महिलाओं की। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है बेटे, ए ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने सवाल लिया है। मजा आया क्वेश्चन करके? बताइए बेहतरीन लगा कि नहीं लगा बेटा सवाल? सी ऑप्शन उत्तर है। आगे चलेंगे। ठीक है, एक और सवाल है आबादी वाला, बनाओ। एक और सवाल है आबादी वाला, करेंगे बच्चे। ऐसा सवाल मैंने आपको परसेंटेज में भी कराया था, परसेंटेज ब्रेक मेथड से, लेकिन यहां मैं आपको करवाऊंगा एलिगेशन से। बनाओ।
एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या 18,000 थी। एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या थी 18,000। अगले साल पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या फीमेल पॉपुलेशन में 7% की वृद्धि होती है। ठीक है, कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 होगी। भाई एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। आदमी पुरुष 50% बढ़े, महिलाएं 7% बढ़ी और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। तो आपसे पूछा दिए गए साल में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या अनुपात क्या है, मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है। मेल 5% बढ़े, फीमेल की जनसंख्या 7% बढ़ी। शहर की जनसंख्या थी कितनी, 18,000। जनसंख्या 18,000 से 19,200 हो गई बच्चों, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है, 1,200। अगर जनसंख्या 18,000 थी, बढ़ के 19,200 होगी, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी, 1,200। जनसंख्या परसेंटेज में कितनी बढ़ी, इंटू 100%। 20 से 20, 10 से 10, क्या आ जाएगा, 6 से जाएगा। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 20/3। तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है, कुल जनसंख्या बढ़ी है 20/3%। 18,000 आदमी थे, बढ़ के 19,200 हो गए, 1,200 बढ़ गए। परसेंटेज में कितना हुआ, 20/3%। तो शहर की कुल आबादी का मतलब मेल प्लस फीमेल 20/3% बढ़ी है। एलिगेशन लगाने पर मेल फीमेल की संख्या का अनुपात आ जाएगा, बटे 3 आ रहा है। पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। पूरे एलिगेशन को 3 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सा घटा दो। 21 में से 20 घटाएंगे 1 आएगा और 20 में से 15 घटाएंगे 5 आएगा। तो शहर में मेल और फीमेल की संख्या का जो अनुपात है वो बी ऑप्शन है, 1:5। ये आंसर हो जाएगा। खत्म, एलिगेशन से हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ शहर में पुरुष कितने हैं, ये भी पूछ सकता था कि शहर में शहर में मेल पॉपुलेशन कितनी है, पुरुष बताओ। बट टोटल 18,000 लोग हैं, उसमें से पुरुष कितने, मेरे प्यारे में जवाब दीजिएगा। एक पार्ट आउट ऑफ टोटल 6, 1 और 5 6, 3,000। शहर में पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी 3,000। ये भी पूछ सकता था आपसे, यहां पे केवल रेशियो पूछा है। कर लोगे इस टाइप का सवाल, मुझे लगता है आप कर लोगे। अगला टाइप आएगा, बताएं अगला टाइप आएगा बच्चे, बताओ नेक्स्ट टाइप। दोनों अलग अलग तरीके से बताया, ब्रेक मेथड से भी एलिगेशन से भी। दो तरीकों से हो जाएगा ये सवाल, ये बनाएंगे बच्चे। अगला टाइप एवरेज स्कोर वाला, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा एवरेज स्कोर वाले, बनाए बच्चे।
कर पाए? ए ऑप्शन। देखिए एवरेज स्कोर किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाने से हमेशा स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आता है। यहां पे जैसे वजन दिया हुआ है, एक क्लास में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन, लड़कियों का जो औसत वजन है लड़कियों का वो 59.4 किलोग्राम है। जबकि क्लास में सभी लड़कों और लड़कियों का, सभी स्टूडेंट का, बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर हमेशा प्लस आएगा। यहां जो वैल्यू होगी हमेशा इन दोनों का प्लस का एवरेज होगा। बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर मेरे दोस्तों एवरेज है 63.8 किलोग्राम। तो पूछा क्लास में लड़कों की संख्या का प्रतिशत, क्लास में कितने परसेंट लड़के हैं? एलिगेशन लगाओ भाई। घटाएंगे मेरे दोस्तों, 63.8 में से 59.4 घटाएंगे 4, 13 में से 9, 4, 4.4। 69.3 में से 63.8 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, बचा 68, फिर 68 में से 63 घटाएंगे 5। रेशियो लेंगे मेरे दोस्तों, किससे कट जाएगा? 11 से। 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 4:5। तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:5 आ गया। पूछा है क्लास में कितने परसेंट लड़का है? लड़के कितने हैं? 4 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितने स्टूडेंट है? 9, 4 5 9, 9 में से 4 लड़के हैं। परसेंटेज में कितना हुआ? 44 सही, 4/9%। 1/9 11:1/9%। 4/9 44 सही, 4/9%। बहुत अच्छा और बेसिक सवाल था। एक क्वेश्चन और लेंगे। ऐसा ही एक स्कूल में 10वीं क्लास की एग्जाम में लड़कियों का, एक क्लास में 10वीं क्लास के एग्जाम में लड़कियों का जो एवरेज पास परसेंटेज है वो 85% है। 10वीं क्लास के एग्जाम में 85% लड़कियां पास हुई, 85% गर्ल्स पास हुई 10वीं क्लास के एग्जाम में। और लड़कों का पास प्रतिशत 83 है, और उसी क्लास में 83% लड़के पास हुए, 83% गर्ल्स पास, बॉयज पास हुए। उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़के और लड़कियों का औसत प्रतिशत 83.7% है। उसी क्लास में 10वीं के सभी गर्ल्स और बॉयज का मिलाकर जो एवरेज पासिंग परसेंटेज है 83.7% है ना। 10th क्लास के सभी बच्चों का मिलाकर जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो कितना? 83.7। पूरे क्लास में गर्ल्स प्लस बॉयज कितने पास हुए? 83.7। तो पूछा 10वीं क्लास में लड़कियों की संख्या का परसेंटेज क्या है? एलिगेशन लगाओ। अब 83.7 बड़ी संख्या है, 83.7 में से 83 आप घटाओगे क्या आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। अब 85 में से आप 83.7 घटाएंगे 1.3 आएगा। ये रेशियो आ गया गर्ल्स और बॉयज की संख्या का 7:13, दशमलव हट जाएगा। गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात आ गया बच्चों 7:13। पूछा लड़कियों का परसेंटेज क्या है? लड़कियां कितनी क्लास में? 7 आउट ऑफ टोटल। टोटल हो गया जी 7 और 13 20। 1/20 5%, 7/20 35%। तो क्लास में 35% गर्ल्स हैं। पहला ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बताओ। नेक्स्ट आपके सामने सवाल नंबर 10 बनाए स्टूडेंट। सवाल नंबर 10 करेंगे फटाफट। नीरज कह रहे हैं बेसिक 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 बेसिक। नीरज जी मैं तो चैप्टर खत्म करने की कगार पे आ गया, तुमको बेसिक मांगना है भाई? ये तो वही बात होगी कि बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पे चुनाई चल रही है, आखिरी मंजिल पे पलस्तर का काम चल रहा है, और मिस्त्री से जाकर पूछ रहे हो भाई नीचे तुमने बुनियाद तो ठीक भरी है, नीचे की नींव तो मजबूत बनाई है, पलस्तर चल रहा आखिरी मंजिल पे, 10वीं मंजिल पे पलस्तर चल रहा, और मिस्त्री से पूछ रहे हो भाई साहब नींव तो मजबूत बनी है? अबे घोंचुओ, कभी घर से भी पढ़ के आया करो, ऐसी मुंह उठा के आ जाते हो हैं? घर से तो पढ़ना नहीं है। आदित्य भी अब इसमें आगे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। देखिए बोले 80 स्टूडेंट हैं, 80 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां। एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 58 है, लड़कियों का 52 है। पूरी क्लास का औसत वजन ज्ञात करें। देखो
ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से भी हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों ही बढ़िया है। मुझे डेविएशन पर्सनली ज्यादा पसंद है। 80 स्टूडेंट की क्लास में 60% गर्ल्स है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट हैं, अगर टोटल 5 स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई, तो उसमें से 3 गर्ल्स हैं। टोटल 5 है तो 3 गर्ल्स हैं, यानी कि बाकी के जो 2 हैं वो बॉयज हैं। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 है। आगे क्या बोला, आगे बोला है लड़कों का औसत वजन 58 है, लड़कियों का एवरेज वेट 52 है, 52 kg। पूरी क्लास का औसत वजन बताओ, पूरी क्लास का, बॉयज प्लस गर्ल्स का, बॉयज प्लस गर्ल्स का, प्लस आएगा बीच में। तो देखो 58 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 52 + 6 58 लिख सकते हैं। भाई लड़कों का औसत वजन भी 52 है, लड़कियों का भी 52 है, तो 52 तो रहेगा ही रहेगा, 52 तो रहेगा ही रहेगा एवरेज। एक्स्ट्रा कितना है मेरे दोस्तों, 2 लड़के का एवरेज 6 ज्यादा है, 2 लड़कों का 6 ज्यादा है, 2 6 12 है, जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बांट देंगे। सभी कितने स्टूडेंट हैं, 2 और 3 5 स्टूडेंट है बटे 5, 5 से 12 को काटेंगे 2.4, 52 में 2.4 जोड़ेंगे 54.4, 54.4 पूरी क्लास का एवरेज हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट, अगला सवाल। एक क्वेश्चन और बताएं जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्लास में रूरल से अर्बन स्टूडेंट की संख्या का रेशो 4:7 है। एक क्लास में रूरल, एक क्लास में रूरल और अर्बन स्टूडेंट की संख्या का रेशो 4:7 है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के जो छात्र हैं उनकी संख्या का अनुपात, ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्टूडेंट की संख्या का अनुपात 4:7 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक 65 और 63 है। किसी एग्जाम में ग्रामीण स्टूडेंट के 65% नंबर आए और शहरी स्टूडेंट के 63% नंबर आए, तो पूछा क्लास का संपूर्ण एवरेज परसेंट क्या, ओवरऑल एवरेज परसेंटेज क्या है क्लास का। आंसर जो भी आएगा 65 और 63 के बीच में आना चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था बेटे, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। ना ये आंसर हो सकता है, ना ये आंसर हो सकता है। एवरेज जो भी आएगा 63 और 65 के बीच में आएगा। देखो मेरे प्यारे, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, 2 ऑप्शन तो कटी गए, 2 बचे। ठीक है भाई, अगर स्टूडेंट बराबर बराबर होते, अगर रूरल और अर्बन स्टूडेंट बराबर बराबर होते, तो एवरेज आ जाता 63 और 65 का 64 एवरेज। अगर रूरल स्टूडेंट और अर्बन स्टूडेंट की संख्या बराबर बराबर होती, तो एवरेज आ जाता 64, 63 65 के बीच में 64। बट यहां रूरल वाले, अर्बन वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, शहरी बालक ज्यादा हैं, तो एवरेज भी अर्बन स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि एवरेज जो भी आएगा वो 63 और 64 के बीच में आएगा। 63 और 64 के बीच में ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन 63 64 के बीच में है, यही आंसर होना चाहिए, बात खत्म। मात्र ऑप्शन से सवाल किया जा सकता है, बिना कुछ सॉल्व किए, मात्र ऑप्शन से। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11 था। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 12, बताएं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, फिर डाटा चेंज करेंगे टाइप को, बनाएं जल्दी जल्दी कर दो वैशो, करो, करिए।
करेंगे। कौन करेगा जी? अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है, नया है। 240 स्टूडेंट की क्लास में 37.5% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। इसकी उतनी ही जरूरत है मेरे प्यारे भाई जितनी आपको उसकी है। 240 स्टूडेंट की क्लास में 37.5% बॉयज है। 37.5% कितना है? 3/8, 12.5%, 1/8। यानी कि टोटल अगर 8 स्टूडेंट है बच्चों, तो उसमें से 3 बॉयज हैं, यानी कि फिर बाकी की 5 क्या हैं? बाकी की 5 गर्ल्स हैं, गर्ल्स। ठीक भाई साहब, आपसे पूछा, बोला गया कि लड़कों के एवरेज स्कोर 67.1 है, लड़कों का एवरेज स्कोर 67.1 है, लड़कियों का 85.5 है, 85.5। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर बताओ, पूरी क्लास का। एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से करके बताओ। ये सवाल एलिगेशन से कैसे करेंगे? अगर मुझे सवाल एलिगेशन से करना है, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। भाई बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है? 67.5। गर्ल्स का एवरेज कितना है? 85.5। पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, और क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है बेटा? 3:5 है। डेविएशन भी लग जाएगा, एलिगेशन भी। आपको पूरी क्लास का एवरेज स्कोर बताना है, बताइए कैसे होगा। देखो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल है आपको ये वैल्यू निकालने, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 4, 15 में से 7 गया 8, अभी और 7 में 6 गया 18.4। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 18.4, वही 3:5 में ब्रेक होगा। जो इन दोनों का डिफरेंस है 18.4 केजी, 18.4 केजी मेरे प्यारे भाई, वही 3:5 में ब्रेक होगा। 18.4 को 3:5 में बांटेंगे तो टोटल कितना आएगा? 8। 8 की वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों? 18.4। ठीक है, तो कितने गुना हो गया? तो 8 दूनी 16, 8 ते 24, 2.3 गुना। तो मेरे दोस्तों 3 की वैल्यू भी 2.3 टाइम्स होगी। 11.5, 23 115, 11.5। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल से 11.5। अब मीन वैल्यू जो भी होगी इन दोनों के बीच में होगी, 85.5 से छोटी होगी, 67.1 से ज्यादा होगी। सॉरी, 23 6.9 आएगा ये। 23 6.9 आएगा। मीन वैल्यू जो भी होगी 85.5 से कम होगी। कितनी कम होगी? 6.9। अब 85.5 में से 6.9 घटा दो, तो पहले 7 घटा देते हैं, 78.5 आ जाएगा। फिर एक जोड़ देते हैं, 78.6। 78.6 इस सवाल का आंसर होगा। पूरी क्लास का एवरेज, डी ऑप्शन। ये एलिगेशन से हो गया। 85.5 में से 6.9 घटाएंगे, 78.6। बहुत अच्छा सवाल है, एलिगेशन पढ़ के आओ। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, और अगले टाइप के आपके पास यहां पर 5 सवाल हैं। अगला टाइप आपके पास आएगा, और इस टाइप के यहां पर 5 क्वेश्चन है, 5 सवाल। देखते हैं कौन कर पाएगा। बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त। एक एग्जाम में 42 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 69 है। एक एग्जाम में 42 स्टूडेंट है, उनके एवरेज मार्क्स 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। भाई एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 10:11 है। एक क्लास में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है वो 10:11 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल में बोला गया। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है। आगे क्या बोला गया? आगे ये बोला गया है लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों से 20% ज्यादा हैं। लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों से 20% ज्यादा हैं। लड़कों के एवरेज मार्क्स ज्ञात कीजिए। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है। लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों की तुलना में 20% ज्यादा हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 1/5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं
कि लड़कियों के एवरेज मार्क्स अगर 5 हैं तो लड़कों के एवरेज मार्क्स 6 हैं। ये क्या है? एवरेज मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स आ गए। लड़के के जो एवरेज मार्क्स हैं, लड़कों के एवरेज मार्क्स, वो लड़कियों से 20% ज्यादा हैं। लड़कियों के अगर 5 एवरेज मार्क्स तो लड़कों के 6 हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा लड़कों के एवरेज मार्क्स। अच्छा, सवाल में क्या दिया है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल आपको दे, एक एग्जाम में सभी के एवरेज मार्क्स 69 है। एक क्लास के 42 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 69 है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप यहां पर वेटेड एवरेज से ये नहीं पता लगा सकते कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स? आप मुझे बताओ पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? 10 लड़के हैं, 10 लड़कों के एवरेज मार्क्स है 6, तो टोटल कितने होंगे? 10 छिंग 60। 11 लड़कियों का एवरेज 5 है, तो टोटल कितना होगा? 11 पंजे 55। 11 पंजे 55। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये टोटल मार्क्स हो गए कितने स्टूडेंट के? स्टूडेंट है 10 प्लस 11 21, 21 स्टूडेंट के बटे 21। ये आ गया जी 60 प्लस 55 115, 115 बटे 21। तो पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 115 बटे 21 है। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स वेटेड एवरेज से किया, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 115 बटे 21 हैं, जबकि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं कितने? 69। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 69 है भाई। एवरेज मार्क्स 6 है, कितने लड़के हैं? 10 लड़के, तो 10 लड़कों का एवरेज 6, तो टोटल कितना होगा? हर लड़का अगर 6 नंबर लाए तो 10 लड़का लाएगा 60, 11 लड़के लाएंगे टोटल 55, 60 और 55 115 मार्क्स हो गए कितने स्टूडेंट के? 11, 10 और 11 21 स्टूडेंट के बटे 21 कर देंगे। कितना जाएगा? 23 पंजे 115, 23 तिया 69। ठीक है जी। अब 5 से जाएगा 3.6 बार, तो एक की वैल्यू आ गई जी 21। 21 छिक्का 126, 12.6। एक की वैल्यू आ गई 12.6। एक यूनिट के लिए 12.6 आ गई, किसी का 126। आपसे पूछा है लड़कों के एवरेज मार्क्स। लड़कों के एवरेज मार्क्स है 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू भी 12.6 गुना होगी, कितना आएगा? 72 और 3.6 75.6। तो लड़कों के जो औसत मार्क्स हैं वो 75.6 हैं, और यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन तरीका है, आसान है सवालों को करने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा वेटेड एवरेज से सॉल्व करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये सवाल 2 साल तक भौकाल में रहा था, 2019, 20 और 21, 3 सालों तक काफी ज्यादा पूछा गया, तो इसलिए मैं खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगला सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 14वां ये बताएंगे। सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ जल्दी से, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बनाएं, बनाइए।
क्या आप कर पाए? बिल्कुल बेसिक सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्लास में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:5 है। बोला गया है सभी बॉयज और गर्ल्स का गणित में एवरेज स्कोर 70 है, सभी स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है 70 है, लड़कियों के एवरेज मार्क्स लड़कों से 30% ज्यादा हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो लड़कियों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो लड़कों को औसत प्राप्तांक लड़कों से 30% ज्यादा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि लड़कों का एवरेज स्कोर अगर 10 है तो लड़कियों का एवरेज स्कोर 13 है। आपसे पूछा लड़कों के औसत अंक प्राप्त करें, लड़कों के औसत अंक आपसे पूछे गए तो आप मुझे बता पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा? पूरी क्लास का 4 लड़कों का एवरेज 10 है तो टोटल कितना होगा? 40 मार्क्स। 5 लड़कियों का एवरेज 13 है तो टोटल कितने नंबर आएंगे? 65। 40 प्लस 65 आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट है? 4 5 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो कितना आएगा? 40 और 65 आ जाएगा बेटे 105। 105/9, 105/9 किससे कट जाएगा? 105/9 3 से कट जाएगा, 35/3। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया 35/3 यूनिट। ये यूनिट में आया है पूरी क्लास का एवरेज स्कोर, जबकि सवाल के अनुसार पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है कितना? 70। इसकी वैल्यू सवाल में 70 दी हुई है, कितने गुना? तो 35 से 70 2 बार चला जाएगा, 3 उधर जाएगा, 6 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 3 दूनी 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो लड़कों का एवरेज स्कोर है 10 यूनिट, 10 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 60। 60 ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। बनाओ जी 16 नंबर क्वेश्चन मेंस के पेपर में आया था। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। मेंस के पेपर में आया था, बताइएगा। ठीक है ना? वेटेड एवरेज परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा इन सवालों को करने के लिए। बिल्कुल सफिशिएंट है विपन जी। मेंस के एग्जाम में सवाल आया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्तों। देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। एक ग्रुप में 120 स्टूडेंट की एवरेज एज 13.56 साल है। एक ग्रुप में 120 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज कितने? उनकी एवरेज एज 13.56 साल है। छात्रों की संख्या का 35% गर्ल्स है। 35% क्या होता है? 7/20। स्टूडेंट की संख्या में 35% गर्ल्स है, यानी कि टोटल अगर 20 स्टूडेंट है, टोटल अगर 20 है तो उनमें से 7 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने? 13। ये क्या आ गया? ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात आ गया। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात आ गया। आगे क्या बोला? आगे ये बोला है यदि लड़के और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत उम्र ज्ञात करें। यदि लड़के और लड़कियों की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है, बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। लड़कों की एवरेज एज 6 यूनिट है, लड़कों की एवरेज एज 6 यूनिट है, लड़कियों की 5 यूनिट है। एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। लड़कियों की एवरेज एज बताने, देखो एवरेज एज निकाला कैसे जाता है। अगर एवरेज एज निकालना है तो सभी की टोटल एज निकाल लो, पहले एज को जोड़ लो और उससे भाग दे दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दो। एवरेज एज हमेशा स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है भाई? अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि सभी लोगों का, सारे के सारे स्टूडेंट की एवरेज एज क्या होगी तो कैसे निकालेंगे? 13 लड़कों की एवरेज एज 6 साल है तो टोटल कितना होगा? 13 × 78। 7 लड़कियों का एवरेज 5 है तो टोटल कितनी होगी? 7 × 5 = 35। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हैं? 13 7 20 स्टूडेंट टोटल है। 13 7 20, 13 बॉयज 7 गर्ल्स। 78 + 35 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 100 और 8 5 13, 113/20। तो बच्चों ये 113/20 आ गया पूरी क्लास का एवरेज, सभी बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज। सवाल के अनुसार 120 स्टूडेंट की एवरेज एज है कितनी? 120 स्टूडेंट की एवरेज एज है 13.56 साल। बताओ कितने गुना है ये?
कितने गुना है, जल्दी से जवाब देंगे कितने गुना है। तो आप कहोगे सर काट के देखना पड़ेगा, 113 से जाएगा है भाई, 113 एकम 113 और बचेगा यहां से फिर आपका 22, 226, फिर 2 बार चला जाएगा, 0.12 बार जाएगा, 0.12 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 20 की गुणा हो जाएगी 0.12 में, 12 दूनी 24, 2.4। 1 यूनिट की वैल्यू 2.4 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2.4। आपसे पूछा लड़कियों की एवरेज एज, लड़कियों की एवरेज एज है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 का 2.4 टाइम्स, 5 की 2.4 में गुणा करेंगे तो 12 साल। तो लड़कियों की जो औसत उम्र है मेरे प्यारे बच्चों वो 12 साल है, और बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये यूनिट्स में है इसलिए मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया। मेरा स्टाइल है कि जब मुझे किसी चीज को यूनिट्स में लिखना है, रेशियो में लिखना है, तो मैं उसे सर्कल में बंद कर देता हूं। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर मैं एक्स नहीं मानता, बच्चे क्या करते हैं कि माना बॉयज की एवरेज है 6x है, गर्ल्स की 5x है। अब एक्स लिखूंगा हर जगह तो देखो मेरे को इरिटेशन होती है, तो मैं क्या कर देता हूं, गोला लगा देता हूं। यानी कि अगर ये 6 यूनिट है तो 5 यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है, बॉयज की और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो है। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट आगे चलेंगे। ये सवाल नंबर 16 था। हम आपके सामने सवाल लेंगे जो कि 17 होगा, बनाएं। आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल आपसे पूछता हूं, बताइए, 2 क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 17 फटाफट करके बताएं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलियो। कर पाए क्या, गजब का सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो, एक समूह में लड़कियों की एवरेज हाइट 154 सेंटीमीटर है, और समूह में लड़कों की जो एवरेज हाइट है उस समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 25% कम है, यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 25% कम हो, तो पूछा लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है बताइए। देखिए, एक ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है वो 154 सेंटीमीटर है।
अब एवरेज हाइट पे आप अगर एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा? रेशियो आएगा नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है भाई, बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। लड़कों की संख्या जो है लड़कों से 25% कम है 1/4, यानी कि अगर 4 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज हैं बच्चे तो 3 गर्ल्स हैं। आगे क्या बोला गया स्टूडेंट आप ही बताओ। आगे बोला गया है, और ये लाइन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि समूह में लड़कों की औसत हाइट समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। समूह में लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो लड़के और लड़कियों की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। भाई बॉयज प्लस गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है लड़कों की एवरेज हाइट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही है ना बेटे बात? यही बात है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बात तो यही है। सवाल को ढंग से पढ़ो ना। लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो सभी लड़कों और लड़कियों को औसत हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। लड़कों की जो एवरेज हाइट है मेरे दोस्तों वो सभी लड़के और लड़कियों की बॉयज प्लस गर्ल्स की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये एवरेज से ज्यादा है, ये एवरेज से कम होगा मेरे दोस्तों। बॉयज प्लस गर्ल्स से कम होगी, ये ज्यादा होगी मेरे प्यारे भाई। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर होगी। भाई अगर लड़कों की औसत ऊंचाई सभी लड़कों और लड़कों की समूह के सभी लड़कों और लड़कों की औसत ऊंचाई से ज्यादा है, ये एवरेज से ज्यादा है, तो एवरेज से कम होगा। ये एवरेज से कम होगा मेरे दोस्तों। कितना कम होगा मेरे प्यारे भाई? 4 कम होगा मेरे दोस्तों। यानी कि सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है लड़कों की औसत ऊंचाई बताओ। लड़कों की औसत ऊंचाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। बेटा अगर 154 है, 4 सेंटीमीटर है, ये एवरेज से ज्यादा है, ये एवरेज से कम है मेरे दोस्तों, तो ये कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए, 150। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 158, 158 आ जाएगा। 158 आ जाएगा। 158 154 का डिफरेंस 4 होता है। बताओ ये एवरेज से ज्यादा है, 158 से 3 ज्यादा, लड़कों का कितना हो जाएगा? 161। लड़कों का एवरेज स्कोर 161 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आंसर है 161। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ऑप्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही भाई। गजब का क्वेश्चन बनाया भी बनाने वाले ने, कंफ्यूज कर देने वाला सवाल है। ये लाइन ढंग से सुननी है कि समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो बॉयज प्लस गर्ल्स से ज्यादा, ये एवरेज से ज्यादा, ये एवरेज से कम होगा। इन दोनों का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर। अगर 3 किलो 3 सेंटीमीटर, 4 किलो 4 सेंटीमीटर, ये एवरेज से कम होगा। यानी कि एवरेज 154 से 4 ज्यादा होना चाहिए, 158। 158 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 3। 158 से 3 ज्यादा, 161। बहुत बेहतरीन सवाल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। 154 और 158 का डिफरेंस 4 आता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे